तो चलिए जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम की शुरुआत 1 मिनट 1 खबर से। आज से देश में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। साल 2020 में जिस बीमारी ने पूरे देश को परेशान किया, अब उसे हराने का वक्त आ चुका है। आज देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। टीकाकरण का ये कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर रोजाना करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस अभियान से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ेंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत करेंगे, उस वक्त एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। 1 मिनट में आप देखिए तैयारियां किस स्तर पर पहुंची। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया के लिए केंद्रों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है और हर केंद्र वैक्सीनेशन की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में केंद्र सरकार के 6 अस्पतालों में 81 केंद्र बनाए गए हैं। कुछ निजी अस्पताल भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में कुल 285 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 28,500 आरोग्य कर्मचारी होंगे। मुंबई में 9 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 40 बूथों में दिन भर में औसतन 4,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 1,30,000 लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। उत्तर प्रदेश में 317 वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एक साइट पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में कुल 31,700 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कर्नाटक में 243 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 237 केंद्रों पर कोविशील्ड और 6 केंद्रों पर कोवैक्सीन दी जाएगी। बेंगलुरु में 9 केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन 24,300 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में पहले चरण के टीकाकरण के लिए 4,64,160 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राज्य में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल मिलाकर 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए सरकार ने कई सारी गाइडलाइंस तैयार की हैं। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक ये वैक्सीन 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों को ही लगाई जाएगी। जिनके शरीर में जख्म होने पर खून नहीं रुकता, उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को भी नहीं दी जाएगी। कोविड के लक्षण वाले लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिलेगी। एक ही कंपनी के डोज दिए जाएंगे। आईसीयू या ओपीडी में भर्ती व्यक्ति को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। 50 साल से ऊपर की आयु वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। पूरे देश में टीकाकरण अभियान के लिए 24 घंटे एक्टिव रहने वाला कॉल सेंटर 1075 शुरू किया गया है। देश में वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि गाइडलाइंस का पालन हो। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा दिया जा रहा डेटा बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। 1 मिनट में आप देखिए पूरी खबर। कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान की जाए, इसके लिए चुनाव आयोग की मदद ली जा रही है। साल 2020 दिसंबर में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से इसका डाटा मांगा था। गृह सचिव ने पत्र लिखकर कहा था कि आयोग बूथ स्तर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की पहचान के लिए डाटा चाहता है और पहचान करने में चुनाव आयोग मदद करे। हालांकि इस डाटा के इस्तेमाल को लेकर गृह विभाग ने चुनाव आयुक्त को आश्वासन दिया है कि डाटा का इस्तेमाल केवल टीकाकरण के लिए किया जाएगा, जिस पर चुनाव आयोग ने गृह विभाग से कहा है कि टीकाकरण अभियान समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी ये डाटा मिटा देंगे। दरअसल देश में वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ 50 साल के अधिक उम्र वालों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि किस इलाके में कितने लोग 50 साल से अधिक उम्र के हैं। और अब देखिए देश में कोरोना अपडेट सिर्फ 1 मिनट में। देश में रोजाना आने वाले कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में
देश में 15,590 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 191 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,975 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,05,27,683 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,01,62,738 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,13,027 है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,51,918 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 96.53% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गया है। और वहीं दिल्ली में यानी देश की राजधानी में 24 घंटे में 300 से भी कम नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में नए मामलों की संख्या अब 300 से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 295 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 10 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 427 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,31,884 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,18,357 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,795 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,722 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 97.85% के करीब पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 1 मिनट में आप ये पूरी खबर देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए कर्नाटक के कई जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री शाह आज 1 दिन के लिए बेंगलुरु में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो सबसे पहले दोपहर 1 बजे शिवमोगा में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे। शाम 5 बजे बेंगलुरु में ERSS वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वो शाम 5:30 बजे पुलिस हेडक्वार्टर्स का उद्घाटन करेंगे। 17 जनवरी यानी कल गृह मंत्री शाह बागलकोट और बेलगावी का दौरा करेंगे, जहां वो सुबह 11 बजे बागलकोट में एथेनॉल प्रोजेक्ट ऑफ केदारनाथ शुगर एंड एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12:45 पर बेलगावी में KLE हॉस्पिटल के एडवांस्ड स्टिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे JNMSC ग्राउंड में बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे। कृषि कानून पर सरकार और किसान के बीच 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। 1 मिनट में अपडेट देंगे। नए कृषि कानून को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के बाद विज्ञान भवन में ये पहली बैठक थी। सरकार ने फिर एक बार संशोधनों का विकल्प पेश किया, लेकिन हमेशा की तरह किसान नए कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। वो चाहे तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। बैठक से बाहर आकर किसानों ने मीडिया से बात की और कहा कि कुछ खास बात नहीं हुई है। खास बात नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है और 19 तारीख को 12 बजे द्वारा। अब दोनों के बीच अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। किसान पिछले 51 दिनों से इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। किसान आंदोलन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। 1 मिनट में खबर है। किसान आंदोलन को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, लेकिन प्रधानमंत्री पर बात करते करते राहुल सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर बैठे। उन्होंने कहा कि देश के एयरपोर्ट और कोर्ट बस कुछ लोग ही चला रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे, 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। सारे एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ
बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के बयान पर अब खुद कांग्रेस पार्टी हंसती है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। 51 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का असर किस तरह से सब्जियों पर पड़ा है, अब आपको ये देखना चाहिए। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान सरकार के साथ 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं, पर अब तक दोनों के बीच कोई बात नहीं बनी। लेकिन इस आंदोलन का असर अब सब्जियां बेचने वाले किसान और व्यापारी पर भी हो रहा है। आंदोलन के कारण रास्ते बंद हैं और लोग सब्जियां खरीदने नहीं आ पा रहे, और इसका सीधा नुकसान उन व्यापारियों और सब्जी उगाने वाले किसानों को हो रहा है जो इन सब्जियों के जरिए कमाई करते हैं। ये कि सबसे पहले किसान भी अगर बैठे हुए हैं, वे मेरे भाई हैं, पहले रास्ता खोल दे, फिर जाके बात करें, जिससे मर्जी करें, लेकिन हम लोगों को तो परेशान ना करें। क्यों? हम भी तो किसान हैं, हम भी तो दुखी है, हमारी भी तो आत्मा दुखी है। हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा खेत में माल तैयार है, फट रहा है। आंदोलन के कारण दिल्ली के आजादपुर मंडी में टमाटर 4 रुपए प्रति किलो और आलू 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिसके कारण किसान और आड़तियों को बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है, लेकिन टीएमसी को तो आने वाले समय में और एक झटका लग सकता है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, अमिताभ चक्रवर्ती और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शामिल हुए। इस मुलाकात में पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। पूरा विषय का रिव्यू करते हैं, जो पीछे 1-1.5 महीना में कार्यक्रम हुआ, अपने राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास रहा है और जिस दिशा में जिस गति में हम बढ़ रहे हैं उसके बारे में रिव्यू करते हैं। दूसरी तरफ टीएमसी को आने वाले समय में एक और झटका लग सकता है। खबर है कि बीरभूम सांसद शताब्दी राय ने पार्टी में हो रही उनकी उपेक्षा पर आपत्ति जताई है। जी न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि वो 16 तारीख को अपने अगले कदम का ऐलान करेंगी। 16 तारीख के बाद क्या अनाउंसमेंट करने वाली मैम आप? मुझे कुछ नहीं मालूम, अभी मैं डिसाइड करूंगी तो अनाउंस करूंगी। शताब्दी राय की पार्टी में आने की खबर पर बीजेपी ने कहा कि शताब्दी राय ही नहीं, कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। वहीं शुक्रवार को सेना दिवस के दिन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने एक बार फिर से पाकिस्तान और चीन को सीधी चेतावनी दी। सेना दिवस पर शहीद सैनिकों को याद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कि गलवान के वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। इस मौके पर दिल्ली के करियप्पा मैदान पर हुई परेड में 75 ड्रोनों के एक झुंड को लॉन्च कर स्वरम ड्रोन ऑपरेशन की झलक पेश की। साथ ही उन्नत विमान रोधी हथियार प्रणाली शिल्का, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, पैदल सेना के युद्धक वाहन BMP-2, T-72 टैंक और एक साथ कई रॉकेट लॉन्च करने वाली पिनाका प्रणाली का भी प्रदर्शन किया गया। सेनाध्यक्ष ने वीरता पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। वहीं सेना दिवस के मौके पर 75 ड्रोन्स का अद्भुत नजारा इस परेड के आकर्षण का केंद्र बना रहा। नए जमाने के नए युद्ध के नए हथियारों की झलक देखिए। ये भारतीय सेना और भारतीय तकनीक की ताकत का प्रदर्शन। ये हिंदुस्तान की नई फौज है जिसको कहते हैं स्वार्म ड्रोन्स। ये अपने दुश्मन को मिटाकर ही लौटती है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 75 ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान भरी। इस उड़ान को देखकर चीन की आंखें खुल गई होंगी। सोचिए कि एक साथ 75 ड्रोन अगर अपने साथ बारूद लेकर उड़ान भर रहे हो तो दुश्मनों पर किस तरह कहर बरपेगा। भारत के इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर तक घुसकर हमला कर सकते हैं। चुने हुए 75 टारगेट पर पिन पॉइंट हमला कर सकते हैं। निशाना कुछ भी हो सकता है, वो दुश्मन की रडार पोजीशन भी हो सकती है या आतंकियों का कोई ठिकाना हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वार्म ड्रोन कई दूसरे तरह के काम में भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
जिन 75 स्वार्म ड्रोन्स ने उड़ान भरी है वो ड्रोन्स एक बार में 600 किलोग्राम तक बारूद ले जाने में सक्षम हैं और यही बात उनको सबसे खतरनाक बनाती है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सुरंग के जरिए आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। आप देखिए पूरी खबर। 13 जनवरी 2021 जब इंटरनेशनल बॉर्डर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक साजिश को नाकाम किया। बीएसएफ ने एक 150 मीटर लंबी सुरंग को खोज निकाला जो पाकिस्तान से होती हुई भारत सीमा में निकलती है और इस सुरंग में खुद बीएसएफ के अधिकारियों ने टॉर्च के जरिए टनल की तहकीकात की। रस्सी खींचो, जोर से खींचो। इस साजिश वाली सुरंग को बीएसएफ ने ढूंढा है। अब बीएसएफ के जवानों ने अंदर जाकर पता लगाया कि ये सुरंग कहां तक जाती है। देखिए कैसे सुरंग के अंदर बीएसएफ अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई नहीं सर, निकलो आप चलिए सर, मेरी आंखों में मिट्टी आ रही है, पहले आप निकलो। बावजूद इसके बीएसएफ के जांबाज पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़ रहे थे। सुरंग के आखिर तक जाकर पता चला कि ये टनल पाकिस्तान से जुड़ी है और भारत तक बनी है। सर को पकड़ के निकाल लो, हाथ पकड़ो। कश्मीर के पुलवामा में महज 20 साल की उम्र में एक युवक ने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। स्क्रीन पर पैसे की माला पहने और खुश दिख रहे इस युवक को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसकी शादी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये माला इस युवक को इसलिए पहनाई गई क्योंकि सिर्फ 20 साल की उम्र में इन्होंने कमर्शियल पायलट बनने का लाइसेंस हासिल कर लिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले इस युवक का नाम फरहान मजीद है, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में पायलट बनने का अपना सपना पूरा किया। फरहान की इस कामयाबी से परिवार वाले बेहद खुश हैं और फरहान अपनी इस कामयाबी का श्रेय परिवार के हर सदस्य को दे रहा है। Thanks to Almighty Allah and Prophet peace be upon him. The blessings of my elders like my grandfather and my parents of course and the fully support and my family has been fully supported to me emotionally and financially. फरहान के माता पिता पेशे से टीचर है और फरहान की इस उपलब्धि से बेहद खुश है। फरहान की ये उपलब्धि हर उस युवा के लिए संदेश है जो आतंक की राह पर जाने की सोच रखते हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों शीतलहर की वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए कई परेशानियां हैं। कश्मीर घाटी में जबरदस्त शीतलहर पड़ रही है। यहाँ की डल झील और कई अन्य जलाशयों में पानी जमने लगे हैं। आज सुबह श्रीनगर में कोहरा छाया रहा, तो दूसरी ओर सड़कों से लेकर पहाड़ों तक सब बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। झीलों के जमने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी। तस्वीरों में देखिए, झील की ऊपरी परत पूरी तरह जम चुकी है, मानो जैसे झील के पानी पर किसी ने कांच के टुकड़ों को फैला दिया हो। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे तेजी से गिरते पारे की वजह से झील का पानी जम गया और ये बत्तख झील से निकल ही नहीं पाई, वो भी झील के पानी के साथ बर्फ बन गई। पर्यटक भी बर्फ के साथ तस्वीर लेते नजर आए। टेम्परेचर काफी नीचे गया है और यहाँ पे जो भी है लेक्स हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, वो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी हैं। इससे काफी प्रॉब्लम हो रही है यार यहाँ पे। बता दें कि कश्मीर में गिरता पारा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे पर आरोप लगाने वाली महिला को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना भी मुश्किल है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने धनंजय मुंडे पर लगे आरोपों को गंभीरता से लिया और जांच की जरूरत बताई। महाराष्ट्र के समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद राजनीति गरमाने लगी है। ये मामला सुलझाने की बजाय और उलझता दिखाई दे रहा है। कहीं पीड़िता पर हनी ट्रैप का आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं इसे प्रसिद्धि पाने का तरीका कहा जा रहा है और कुछ तो इसे विपक्ष की साजिश भी कह रहे हैं। उधर धनंजय मुंडे को पद से हटाने की सुगबुगाहट शुरू ही हुई थी कि एनसीपी अध्यक्ष उनके लिए संजीवनी बनकर सामने आए और कहा कि आरोपों की पहले पूरी जांच होनी जरूरी है। देखते ही देखते अपनी सरकार के मंत्री को बचाने के लिए शिवसेना भी आगे आ गई। संजय राउत ने इस मामले को विपक्ष की कारस्तानी करार देते हुए कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पूरे मामले में ऐसे बहुत से तथ्य सामने आए हैं, जब मुझे भी देखकर आश्चर्य हुआ कि एंगल ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे भी लगा कि उसके ऊपर बहुत ही बारीकी से जांच होनी चाहिए और दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होगी।
बयान दर्ज कराने से पहले ही पीड़िता को यह लग रहा था कि अपने ही मंत्री के खिलाफ सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। हालांकि पीड़िता के वकील ने यह दावा किया है कि उनके पास धनंजय मुंडे के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। वकील ने यह भी बताया कि अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे को पर्सनल कल शाम को 7:30 बजे से लेकर के अभी तक लगभग 200 कॉल धमकी के आ चुके हैं और मेरे को लोगों का फ़ोन उठाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर 2 मिनट में मुझे धमकी का कॉल आ रहा था। अभी मैं नई मुंबई में रहता हूँ, वहाँ के पुलिस कमिश्नर से मैंने टाइम लिया और वहाँ पे जाके मैंने आज कंप्लेंट की। इन आरोपों प्रत्यारोपों ने मामले को और भी उलझा दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि पीड़िता को उद्धव सरकार से न्याय की उम्मीद मिलती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.